ख्वाजा मीर दर्द का एक शेर है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी गर कुछ रही तो यह जवानी फिर कहाँ। दरअसल जो निम्न मध्य वर्गीय नौकरी पेशे लोग हैं, उनकी ज़िंदगी के 60-65 वर्ष तो अपनी पारिवारिक समस्याओं और नौकरी के बीच तालमेल बिठाने में ही बीत जाते हैं, और जो बचता है फिर तो धीरे धीरे शरीर बुढ़ापा की ओर अग्रसर होने लगता है। जब से विद्यालय में पढ़ाई शुरू की तो जयपुर का नाम एक गुलाबी शहर के रूप में सुनता रहा, जानता रहा। उसे देखने की ललक भी तो अवश्य होती रही, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण वह अस्थगित ही होती चली गई। संयोग से उम्र के 75वें पड़ाव पार करने की स्थिति में आज अवसर मिला है और मैं सपरिवार स्वयं, पत्नी, छोटी पुत्री, दामाद और नाती के साथ जयपुर पहुंचा हूं। यह वह शहर है जिसे गुलाबी शहर या गुलाबी नगर की पहचान प्राप्त है, और इसकी स्थापना की भी अपनी एक कहानी है। जयपुर की राजधानी पहले आमेर हुआ करती थी, जो आज के जयपुर शहर से 11-12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी के अभाव और राज्य के विस्तार की स्थिति में राज्य काज संभालने में राजा असुविधा का अनुभव कर रहे थे। और फिर सन 1727 में आमेर के महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा इस शहर की स्थापना की नींव पड़ी 18 नवंबर 1727 ईस्वी में। इस शहर की परिकल्पना या इसके वास्तुकार दरअसल एक बंगाली ज्योतिषी थे, और वे थे श्री विद्याधर भट्टाचार्य। उन्होंने इस शहर को 3 चौपड़ों 9 खंडों में विभक्त किया। यहाँ की सड़कें 111 फीट चौड़ी बनी और चौकोर चौराहे बने। चौपर या चौकड़ी जिसे कहा जाता है, तो 9 चौकड़ी में 2 चौकड़ी में राजकीय भवन, राजा रानी के निवास, कार्यालय आदि रहे, और बकिए में आम आदमी के लिए शहर बनाया गया या बसाया गया। इस शहर के अधिकांश पुराने मकान गुलाबी धौलपुरी पत्थर के बने हैं, और इसे जो पिंक सिटी या गुलाबी शहर का नाम मिला, दरअसल शुरू में इसका वह नाम नहीं था। यह नाम उसे तब मिला जब महाराजा श्री राम सिंह के राजकाज के समय यहाँ पर ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ। उस समय महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को गेरुआ या गुलाबी रंगों से आच्छादित करवाया, पुतवाया, और यही कारण है कि इसका नाम गुलाबी शहर के रूप में विख्यात हुआ। तो इस तरह से इस शहर की जो परिकल्पना हुई, वह एक अद्भुत अद्वितीय शहर के रूप में, या आज भी यह भारत का सर्वाधिक सुव्यवस्थित और सुनियोजित शहर है, और इसे विश्व के 9 श्रेष्ठ शहरों में इसकी गिनती होती है। यहाँ जो महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा स्थापित जंतर मंतर है, उसे विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है,
आमेर के पास जो पुराना जयपुर शहर है वह भी विश्व धरोहर में शुमार है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1734 में आरंभ करवाया और ध्यातव्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी इस वेधशाला में है। इसी तरह के उन्होंने 4 और भी वेधशालाएं बनवाई। दिल्ली का जंतर मंतर भी सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा ही बनवाया गया है। 2012 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया गया है। यहाँ प्रभावशाली राम यंत्र है जो ऊंचाई मापने के काम में आता है। जयसिंह द्वारा बनवाए गए 5 वेधशालाओं में यह सबसे बड़ी वेधशाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य है और राजस्थान के शहर राजे रजवाड़े, महलों, किलों, स्तूपों, बावरियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस रूप में हम जब जयपुर की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आने लगती हैं। जयपुर का सिटी पैलेस आमेर से राजधानी परिवर्तित होने के बाद जयपुर का सिटी पैलेस ही राजा का महल, उनका कार्यालय और उनकी प्रशासनिक कार्य के लिए निर्धारित हुआ था। तो जयपुर की अपनी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो गुलाबी शहर के रूप में इसकी जो पहचान है वह तो है ही, और 3 ओर से यह अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पुराने घरों में गुलाबी धौलपुरी पत्थर लगे हुए हैं। सन 1876 में जिस समय एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट का आगमन हुआ तो उनके स्वागत में ही इस पूरे शहर को गुलाबी रंग दिया गया और 1876 से ही इसे गुलाबी शहर या नगर के रूप में पहचान दी गई। यह पूरा शहर दीवारों और परकोटों से आवृत है। इसमें 7 प्रवेश द्वार बनाए गए। बाद में एक और द्वार जोड़ा गया जिसे नया प्रवेश द्वार या 8वां द्वार कहा जाता है। सड़कें 111 फीट चौड़ी हैं। शहर को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रासाद भाग में हवा महल परिसर, व्यवस्थित उद्यान एवं छोटा झील है। पुराने शहर के उत्तर पश्चिम और पहाड़ी पर नाहरगढ़ दुर्ग शहर के मुकुट के समान सुशोभित होता है। मध्य भाग में सवाई जयसिंह निर्मित वेधशाला जंतर मंतर है। शहर के वास्तुकार, जैसा कि मैंने बताया कि पंडित विद्याधर भट्टाचार्य थे। यहाँ का प्रमुख उद्योग धातु, संगमरमर, वस्त्र छपाई, हस्तकला, रत्न व आभूषण है। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। इस शहर को 9 आवासीय खंड में सवाई जयसिंह द्वितीय ने विभाजित कराया, जिन्हें चौकड़ी कहा जाता है। सबसे बड़ी चौकड़ी में राजमहल, रनिवास, जंतर मंतर, गोविंद देव जी के मंदिर हैं। हवा महल वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा सन 1799 में परिकल्पित वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसके निर्माता महाराज सवाई प्रताप सिंह हैं और यह बड़ी चौपर के पास अवस्थित है। यह एक 5 मंजिला इमारत भी है पीछे से, लेकिन आगे से यह एक गुलाबी राज मुकुट की तरह सुशोभित होता है, या कहें कि मधुमक्खी के छत्ते की इसकी आकृति है। इसमें 953 झरोखे हैं और इस हवा महल का निर्माण
इस अर्थ में कराया गया कि राजमहल की स्त्रियां, रानियां, राजकुमारियां शहर की गतिविधि को, सड़कों से निकलने वाले विविध समारोहों और जुलूसों को वहां से पर्दे में रहकर ही देख पाएं। उन झरोखों में जो पतली पतली जालियां हैं, उन जालियों से निकलकर जो हवा भीतर आती है, छनकर जो हवा आती है, वह एक अजीब सा शीतलता या आनंद की प्रतीति कराती है, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु में भी इसमें गर्मी का एहसास नहीं होता है। और जयपुर की स्थापना के संबंध में मैंने कहा ही कि महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना हुई। सिटी पैलेस का निर्माण या उसका आरंभ निर्माण 1732 ईस्वी से महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा ही शुरू कराया गया और इसके भी वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जी ही थे। हवा महल से थोड़ी ही दूर पर मुख्य मार्ग के ही किनारे मानसागर झील है और इस झील के बीचों बीच एक 5 मंजिला भवन बना हुआ है। इस भवन के 4 तल्ले तो जल के भीतर हैं और शेष ऊपरी तल्ला बाहर है। 300 एकड़ में फैला हुआ यह जल महल महाराजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया है। कहा जाता है कि महाराजा जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के बाद महारानी सहित पुरोहित आदि के स्नान के लिए इस जल महल को बनवाया था और इस जल महल की भी एक कहानी है। फिर आमेर का किला आता है, उसके बाद नाहरगढ़ का किला है, फिर जयगढ़ किला है। ये सब जयपुर के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं या जो भी जयपुर आते हैं वे एक बार इन्हें अवश्य ही देखना चाहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला पर चील के टीले पर एक विशाल किला बनाया गया है। यह राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है, जो 1726 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। यह जयगढ़ किला है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह राजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया है और विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया है। इस किले की विशेषता यह है कि इसमें अस्त्र शस्त्र के निर्माण से लेकर बड़े बड़े तोपों के निर्माण के लिए भी कारखाने स्थापित हैं। आज भी वहाँ एक विशाल जयवान तोप स्थापित है जो देश के सबसे बड़े तोपों में हैं और बाद में इस किले के अन्य महलों के निर्माण में मिर्जा राजा जयसिंह का योगदान है। बाद में इसमें आधुनिक महलों के निर्माण का कार्य सवाई राजा जयसिंह द्वारा कराया गया है। अभी हम जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं वह दरअसल जयपुर शहर का प्रवेश द्वार है। दिल्ली जयपुर मार्ग में जब हम जयपुर की सीमा पर पहुंचते हैं तो हमें हमारा स्वागत करते हुए एक विशाल पर्वत श्रृंखला सामने आ जाती है। उसमें काफ़ी लंबी दूरी तक सुरंग निर्मित है और हमारी गाड़ी अभी उसी सुरंग से गुजर रही है। दिन में भी रात का दृश्य है और बड़ा ही मनोरम यह प्रवेश द्वार है, या कहें कि अरावली पर्वत की श्रृंखला का यह भाग सुरंग निर्मित है जो जयपुर शहर में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी सुरंग में आगे पीछे गाड़ियों की कतार लगी हुई है और दिन में भी रात्रि का सा दृश्य हमारे सामने आ रहा है। जयपुर शहर की जो बहुत सारी बातें हैं, विशेषताएं हैं, वे तो हम साथ ही साथ बताते ही चलेंगे।
सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य बात है कि नियोजित तरीके से बसाए गए इस जयपुर में महाराजा के महल, ओहदेदारों की हवेली, बाग बगीचे ही नहीं बल्कि आम नागरिकों के आवास और राजमार्ग भी बनवाए गए। गलियों का और सड़कों का निर्माण वास्तु के अनुसार और ज्यामितीय तरीके से किया गया। नगर को सुरक्षित रखने के लिए इस नगर के चारों ओर परकोटा बनवाया गया और पश्चिमी पहाड़ी पर नाहरगढ़ का किला बनवाया गया। कहा जाता है कि जब नाहरगढ़ किला का निर्माण चल रहा था तो उस समय निर्माण कार्य बार बार बाधित हो जाता था या ध्वस्त हो जाता था। तो ऐसे स्थिति में जब ज्योतिषियों की राय ली गई तो पता चला कि वहाँ नाहर सिंह कोई राजपूत था जो बड़ा ही वीर क्षत्रिय था और वह किस कारण से मरा पता नहीं, लेकिन उसकी प्रेतात्मा भटकती रहती थी और वही इस किले के निर्मित भाग को ध्वस्त भी कर देती थी। फिर उस अनुष्ठान पूर्वक उस किले का नाम नाहरगढ़ किया गया और तब यह कार्य 1734 ईस्वी में जाकर पूरा हो पाया। तो जो बातें चल रही थी आगे कि शहर के चारों ओर परकोटा बनाया गया, पश्चिमी पहाड़ी पर नाहरगढ़ का किला बनवाया गया, पुराने दुर्ग जयगढ़ में हथियार बनाने का कारखाना बनवाया गया, जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक चकित हो जाते हैं। इस कारखाने और अपने शहर जयपुर के निर्माता सवाई जय सिंह की स्मृतियों को संजोए विशालकाय जयमान तोप आज भी सीना ताने इस नगर की सुरक्षा करती महसूस होती है। महाराजा सवाई जय सिंह ने जयपुर को 9 आवासीय खंडों में बसाया जिन्हें चौकड़ी कहा जाता है। इनमें सबसे बड़ी चौकड़ी सरहद में राजमहल, रनिवास, जंतर मंतर, गोविंद जी का मंदिर आदि आते हैं। शेष चौकड़ियों में नागरिक आवास, हवेलियां और कारखाने आदि बनवाए गए। प्रजा को अपना परिवार समझने वाले सवाई जयसिंह ने सुंदर शहर को इस तरह से बसाया कि यहाँ पर नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताओं के साथ अन्य किसी प्रकार की कमी न हो। सुचारू पेयजल व्यवस्था, बाग बगीचे, कल कारखाने आदि के साथ वर्षा जल का संरक्षण और निकासी का प्रबंध भी करवाया गया। सवाई जय सिंह ने लंबे समय तक जयपुर में राज किया। इस शहर में हस्तकला, गीत, संगीत, शिक्षा और रोजगार आदि को उन्होंने खूब प्रोत्साहित किया। वास्तु अनुरूप ईशर लाट, हवा महल, रामनिवास बाग और विभिन्न कलात्मक मंदिर, शिक्षण संस्थान आदि का निर्माण करवाया। जयपुर प्रेमी कहते हैं कि जयपुर के सौंदर्य को देखने के लिए कुछ खास नजर चाहिए। बाजारों से गुजरते हुए जयपुर की बनावट की कल्पना को आत्मसात कर इसे निहारें तो पल भर में इसका सौंदर्य आंखों के सामने प्रकट होने लगता है। लंबी चौड़ी और ऊंची प्राचीर, 3 ओर फैली पर्वतमाला, सीधे सपाट राजमार्ग, गलियां, चौराहे, चौपड़, भव्य राज प्रासाद, मंदिर और हवेली, बाग बगीचे, जलाशय और गुलाबी आभा से सजा यह शहर इंद्रपुरी का आभास देने लगता है। जलाशय तो अब कम रहे या नहीं रहे, किंतु कल्पना की जा सकती है कि अब से कुछ दशक पहले ही जयपुर परकोटे में ही सिमटा हुआ था। तब इसका भव्य एवं कलात्मक रूप हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। आज भी जयपुर यहाँ आने वाले सैलानियों को बरसों बरस सहेज कर रखने वाले रोमांचकारी अनुभव देता है। बावजूद जयपुर की रंगत बदल रही है। हम सभी हवा महल परिसर के पीछे भाग में स्थित जो महल हैं जिनमें रानी महारानी या राज परिवार के लोग रहते थे,
उन्हीं का भ्रमण कर रहे हैं। यह एक 5 मंजिली इमारत है और उसी के अगले भाग में हवा महल जो विश्व प्रसिद्ध है उसकी आकृति बनी हुई है, जो पीछे से उसका कुछ भाग दिखाई पड़ रहा है। यह अपने आप में एक अद्भुत संरचना है और आगे बढ़ते हुए हम आमेर किले के लिए निकले हैं, लेकिन रास्ते में ही जल महल का क्षेत्र आ जाता है। अभी सामने वही इमारत जो इस झील के बीचों बीच में नज़र आई है वह जल महल है। और कहा जाता है कि इस जल महल को बनाने में जो परिकल्पना थी वह भी एक अद्भुत परिकल्पना थी। महाराजा सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के बाद सन 1799 ईस्वी में 300 एकड़ के क्षेत्र में इस जल महल को बनाया था। इस मानसागर झील की भी अपनी एक कहानी है। कहा जाता है कि जब जयपुर का क्षेत्र अकालग्रस्त हुआ था करीब 16वीं शताब्दी के आसपास, तो उसी समय पहाड़ी से जो घिरा हुआ जयपुर का क्षेत्र है उस पहाड़ी में और भी बांध बनाकर विस्तृत करके और वर्षा जल को पहाड़ की चोटियों से इसी झील में संग्रहित करने का काम किया गया। इसका नाम मानसागर है, यानी राजा मान सिंह ने इसका आरंभ किया था। उस समय यह झील मानसागर के नाम से रेखांकित हुआ, नामांकित हुआ और बाद में इसी मानसागर में महाराजा सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के उपलक्ष्य में स्वयं महारानी और पंडितों के स्नान के लिए एक विशाल भवन बनवाया। इस मानसागर झील की विशेषता है कि इसमें बहुतायत में प्रवासी पक्षी आते हैं, अपना समय बिताते हैं। अभी भी जल में स्थित एक भवन के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस रूप में यह स्थल प्रवासी पक्षियों के विहार का भी एक प्रमुख स्थल है। 300 एकड़ में फैला हुआ यह मानसागर झील का जल महल, जिसके 4 तल्ले या 4 मंजिलें जल के भीतर हैं। इसको बनाने में कितना श्रम और कितना व्यय हुआ होगा इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। पर्यटकों के लिए अभी इस जल महल को बंद रखा गया है क्योंकि उस पर मरम्मत का कार्य अभी चल रहा है। वहाँ से हम लोग सड़क से ही कुछ तस्वीरें लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग आमेर दुर्ग या आमेर फोर्ट के पास पहुँच गए हैं। यह आमेर दुर्ग, जिसे आमेर का किला या आम्बेर का किला नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। यह जयपुर नगर का प्रधान पर्यटक आकर्षण केंद्र भी है। आमेर के बसने से पहले इस जगह मीना जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें कछवाह राजपूतों ने अपने अधीन कर लिया। यह दुर्ग व महल अपने कलात्मक विशुद्ध हिंदू वास्तुशैली के घटकों के लिए भी जाना जाता है। दुर्ग की विशाल प्राचीरें, द्वारों की श्रृंखलाओं एवं पत्थर के बने रास्तों से भरा ये दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे बने मावठा सरोवर के तट पर है और इसका प्रतिबिंब
माओठा सरोवर में देखते ही बनता है। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित यह आकर्षक एवं भव्य दुर्ग पहाड़ी के 4 स्तरों पर बना हुआ है, जिसमें से प्रत्येक में विशाल प्रांगण है। इसमें दीवान ए आम अर्थात जन साधारण का प्रांगण, दीवान ए खास अर्थात विशिष्ट प्रांगण, शीश महल एवं जय मंदिर तथा सुख निवास आदि हैं। सुख निवास भाग में जल धाराओं से कृत्रिम रूप से बना शीतल वातावरण यहाँ की भीषण ग्रीष्म ऋतु में भी अत्यंत आनंददायक होता है। यह महल कछवाहा राजपूत महाराजाओं एवं उनके परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। दुर्ग के भीतर महल के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट ही इनकी आराध्या चैतन्य पंथ की देवी शिला को समर्पित एक मंदिर है। आमेर एवं जयगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के एक पर्वत के ऊपर ही बने हुए हैं। वो एक गुप्त पहाड़ी सुरंग के मार्ग से जुड़े हुए हैं। अभी हम उसी आमेर दुर्ग के ऊपरी हिस्से में हैं। चूँकि दुर्ग के सबसे ऊपरी हिस्से की चढ़ाई बहुत दुर्गम है और सामने दिख रहा है कि नीचे से पहाड़ी तक ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। आमेर फोर्ट या आम्बेर किला का यह विशाल नक्काशीदार दरवाज़ा है जो हमें इस किले की बुलंदी या इसकी भव्यता का एहसास कराती है। पर्वत शिखर के ऊपर छोटे मंदिर और किले का प्राचीर भी हमें दिखाई पड़ रहा है। नीचे शहरी आबादी है या कहें कि आम्बेर शहर यहीं पर स्थित है। किले की ऊंचाई तक आने में परेशानी है, इसलिए हम लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करके वहाँ से 500 रुपये में प्राइवेट टैक्सी या जीप जिससे ऊपर ले जाया जाता है उसका सहारा हम लोगों ने लिया है और यहाँ तक पहुँचे। यह अपने आप में एक अद्भुत और अकल्पनीय है। इस आमेर किले को भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया हुआ है। और फिर इसकी संरचना या इसके निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि 11वीं सदी में काकिल देव नामक एक राजा ने इसका निर्माण शुरू कराया था, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर पाया। फिर राजा मान सिंह ने इस किले का बहुत बड़ा भाग निर्मित कराया या किला राजा मान सिंह द्वारा, और फिर राजा जयसिंह प्रथम द्वारा इसे बनाया गया। जयसिंह द्वितीय के समय यहाँ से जयपुर राज्य की राजधानी स्थानांतरित होकर बसाए गए नए जयपुर शहर में चला गया। यहाँ पन्ना मीना की एक सुंदर बावड़ी है और नीचे जो शहर दिख रहा है वही आमेर शहर है, पुराना शहर है। आवागमन उसमें बड़ी कठिनाई से हो पाता है क्योंकि सीधी ऊंची चढ़ाई है और अब जो पुरानी संरचनाएं हैं, नगर का जो अवशेष है वह सामने दिख रहा है कि वे सब अब भग्न हो गए हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। और इस किले को चूँकि यूनेस्को ने विश्व धरोहर में सूचीबद्ध कर लिया है
हम उस किले से अब नीचे की ओर उतर रहे हैं और फिर अपनी गाड़ी में सवार होकर हम शहर की ओर वापस हो रहे हैं। हम लोगों ने जिस जगह पर ठहरने का इंतज़ाम किया है या होटल बुक किया है वह संसार चंद मार्ग पर होटल मंगल है, जिसकी दूरी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर के करीब है। और संयोग से किले में ही ज़्यादा हम लोग घूम फिर नहीं पाए, क्योंकि उतनी ऊंची चढ़ाई यानी किले के जो कई स्तर हैं उस पर चढ़ पाना कठिन था। पत्नी के लिए और भी परेशानी थी और ऐसा हुआ कि उनकी चप्पल भी टूट गई, जिसके चलते भी चलने में परेशानी हो गई। उस आमेर किले के दो भाग यानी एक भाग निःशुल्क है, नीचे के भाग में आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं, घूम सकते हैं, चारों तरफ तस्वीरें ले सकते हैं। लेकिन ऊपर महल वाला जो भाग है जिसमें शीश महल, दीवाने आम और महल हैं, वहाँ के लिए टिकट लगते हैं। लेकिन हम लोग उस ऊंचाई पर जाना अपने लिए उचित नहीं समझ रहे थे, इसलिए हम लोग वापस शहर की ओर हो लिए हैं। जयपुर शहर की सड़कें और रास्ते हमारे सामने हैं। हम लोग अब अपने होटल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ विश्राम भी करना है और इस द्वार से हम निकल रहे हैं। रास्ते की जो खूबसूरत झलकियां हैं वे हमारे सामने हैं। रंग बिरंगे द्वार हैं, परकोटे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ 7 प्रवेश द्वार बनाए गए थे शुरू में, बाद में एक और प्रवेश द्वार बना। फिर जयपुर की जो अपनी वास्तुकला है, वास्तुशिल्प है, उसका नमूना भी हमारे सामने है। सड़क के बीचों बीच जो प्रकाश स्तंभ लगे हुए हैं वे बड़े ही क्लासिक रूप देने वाले हैं। और इस प्रकार आज यानी 11 दिसंबर 2024 को हम लोगों ने हवा महल, जल महल और आमेर का किला देखने के पश्चात अब अपने आवास स्थल यानी होटल मंगल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, उसी के रास्ते में हैं। थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँचेंगे। फिर संसार चंद मार्ग पर स्थित उस होटल का आज का विश्राम, रात्रि विश्राम होगा। यहाँ के भोजन से परिचित होंगे, यहाँ के आवासीय व्यवस्था से परिचित होंगे। रास्ते में कई तरह के महल हैं, मंदिर हैं और यह शहर को क्लासिक रूप देने वाला सड़क के मध्य में स्थापित प्रकाश स्तंभ की पंक्तियां हैं। जयपुर की विशेषताओं में अनेक विशेषताएं जो हैं, यहाँ एक बड़ी ऊंची सी मीनार दिखाई पड़ी है। हम जब सड़क से गुजरते हैं तो दोनों तरफ एक ही तरह की दुकानें, एक ही तरह के मकान और सबका एक ही रूप दिखाई पड़ता है। अब हम दूसरे दिन की यात्रा पर निकले हैं। कल चूँकि हवा महल की तस्वीरें ठीक से नहीं ली जा सकी थी, क्योंकि दिन में चिलचिलाती धूप हो गई थी 2-2:30 बजे के करीब, और उस चिलचिलाती धूप में तस्वीरें साफ नहीं आ रही थीं, धुंधली हो जा रही थीं। तो आज जब हम निकले हैं तो उससे भी एक बार अपने कैमरे में कैद करते चले हैं। और अब हम अपने दूसरे दिन यानी 12
दिसंबर 2024 की यात्रा पर आ गए हैं। हम अभी जंतर मंतर परिसर में उपस्थित हैं। जयपुर का यह जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा सन 1728 से 34 के बीच बनवाया गया एक खगोलीय वेधशाला है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में भी सम्मिलित कर लिया है। इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने, सौर मंडल के ग्रहों के दिक्पात जानने आदि में सहायक हैं। इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि भारत के लोगों को गणित और खगोलीय विषय की कितनी जटिल जानकारी थी। वे इन संकल्पनाओं को एक शैक्षणिक वेधशाला का रूप दे सके ताकि कोई भी उन्हें जान सके। जंतर मंतर से बाहर निकलकर 350 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से 5 टिकट लेकर हम लोगों ने सिटी पैलेस में प्रवेश किया है। सिटी पैलेस एक विस्तृत भूभाग में फैला हुआ सुंदर, आकर्षक और मनोहारी महलों का संगम, या कहें कि बहुत सारे महलों का उसमें समावेश है। जो महल हमारे सामने है उसकी सुंदरता हम देख सकते हैं कि वह कितनी खूबसूरत, उसके भीतर का पार्क कितना सुंदर है, आकर्षक है। रंग बिरंग के फूल पत्तियों और सजावटी पौधों से सजा हुआ है। लोग हजारों की संख्या में चारों तरफ अपने अपने लक्ष्य की सिद्धि या अपने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। जगह जगह सुरक्षा गार्ड भी तैनात हैं। लोग पंक्ति दर पंक्ति और जत्था दर जत्था इन भवनों को देख रहे हैं। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जिस महल की संकल्पना की थी वह महल यही महल है, और सिटी पैलेस के भीतर ही उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। जब वे आमेर से जयपुर राजधानी लेकर आए, सिटी पैलेस के विषय में जो बातें कही जाती हैं कि अगर आप इतिहास, फोटोग्राफी और कला के प्रेमी हैं या इन तीनों में से किसी एक चीज़ के भी शौकीन हैं तो आपको यह सिटी पैलेस अवश्य ही देखना चाहिए। यहाँ से लोग पूरे जयपुर को अपनी आँखों में समेट सकते हैं क्योंकि इसके सौंदर्य में अनेक चीज़ें हैं। अपने कैमरे में ढेर सारी तस्वीरों को कैद करने की स्थिति में लोग यहाँ हो सकते हैं। यह सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे मशहूर पर्यटक स्थलों में एक है और इस महल की स्थापना या संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय हैं। उन्होंने इसे एक विशेष आकर्षण के रूप में बनवाया और यह राजा का निजी निवास, कार्यालय, मंदिर आदि, संग्रहालय इत्यादि अनेक चीज़ों से सुसज्जित है। कहें कि यह एक बहुत ही खूबसूरत महल है जो दूर, काफ़ी सुदूर तक फैला हुआ है, जो मुगल और राजपूत वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण है।
सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स में मुबारक महल और महारानी का महल भी शामिल है। मुबारक महल में अब महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय भी है, जहां शाही परिधानों, नाजुक पश्मीना शाल, बनारसी रेशम की साड़ियों के अलावा अन्य चीज़ें यहाँ हैं। आप स्वयं देख रहे होंगे कि जो संरचनाएं हैं भवन और उसकी जो खूबसूरती हैं, उसे देखकर आंखें निश्चित रूप से ही चौंधिया सी जाती है। कहीं कहीं कुछ मरम्मत का कार्य भी हो रहा है, रंग रोगन का कार्य भी हो रहा है। इस चलते हर जगह लोग नहीं जा पा रहे हैं। कुछ जगहों को अभी वर्जित क्षेत्र में रखा गया है, जहां रख रखाव और उसके रंग रोगन का कार्य चल रहा है, जो सामने दिख रहा है। लेकिन जो भी दृश्य हमारे सामने हैं, उनको देखने के बाद कहा जा सकता है कि जयपुर का राजा रजवाड़ा और विशेषकर जयसिंह द्वितीय की कल्पना दृष्टि और जो वास्तुकार भट्टाचार्य थे, विद्याधर भट्टाचार्य, वे कितने पहुँचे हुए व्यक्तित्व थे कि ऐसा अविस्मरणीय महल सिटी पैलेस के रूप में हमारे सामने खड़ा है। जगह जगह देश विदेश के सैलानी दिखते हैं और वे अपने अपने ढंग से इसके सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद किए चल रहे हैं। कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है, न तस्वीर लेने की मना है, न आने जाने की मनाही है। तो इस रूप में सिटी पैलेस का जो महत्व है वह विशेष रूप से है। यह राजस्थान के जयपुर राज्य के शासकों का शाही निवास और पूर्व प्रशासनिक मुख्यालय है। सुंदर सुंदर स्थान हैं जहां तस्वीरें ली जा सकती हैं, जिसकी वीडियोग्राफी की जा सकती हैं, जहां हम लोग अपने मोबाइल कैमरे में जिन जगहों को अविस्मरणीय बना रहे हैं। तो जो महल हमारे सामने है, यह महल कितना भव्य, कितना विशाल और कितना दर्शनीय है, देख सकते हैं। हम सिटी पैलेस से निकलकर अब उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में आमेर दुर्ग कल गए थे। आज हम नाहरगढ़ किला और जयगढ़ किला देखेंगे। ये तीन प्रसिद्ध किले हैं, जिसमें आमेर किला तो कल देख लिया गया। आज नाहरगढ़ और जयगढ़ सिटी पैलेस से निकल चुके हैं। वह सिटी पैलेस जो जयपुर की एक विशेष पहचान है और जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। आजकल इसका निर्माण वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार तो किया ही गया है। महल परिसर में कई इमारतें, विभिन्न प्रांगण, गैलरी, रेस्तरां और संग्रहालय हैं और संग्रहालय ट्रस्ट के कार्यालय भी हैं। संग्रहालय ट्रस्ट की अध्यक्ष जयपुर की राजमाता पद्मिनी देवी हैं। राजकुमारी दिया कुमारी संग्रहालय ट्रस्ट की सचिव और ट्रस्टी के रूप में चलाती हैं। वह जयपुर में द पैलेस स्कूल और महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल का प्रबंधन भी करती हैं। हम लोग अब जयगढ़ और नाहरगढ़ किले के रास्ते में हैं। पूरा रास्ता पहाड़ों की चढ़ाई पर है, पहाड़ों के बीच से है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत और सुविधाजनक सड़क बनाई गई है। सामने
हम वही नाहरगढ़ और जयगढ़ की दिशा में बढ़ रहे हैं। दोनों इसी पहाड़ी रास्ते से दोनों के लिए रास्ता जाता है और अब दाहिने और बाएं जो रास्ता दिखा उसमें बाएं वाला रास्ता जाएगा नाहरगढ़ और दाहिने जो अभी छूट गया आगे बढ़ रहा था वह रास्ता जाएगा जयगढ़। पूरा वीरान और पेड़ पौधों जंगलों वाला क्षेत्र, पहाड़ी की काफ़ी ऊंची चोटी पर यह सड़क निर्मित है, जहां सिर्फ गाड़ियों का आना जाना ही दिखता है, लोग बहुत कम दिखते हैं क्योंकि यह सुनसान वीरान जंगल से गुजरने वाला मार्ग है और इसका लक्ष्य वही नाहरगढ़ किला है, जो किला अपने आप में एक ऐतिहासिक और एक दंत कथा दोनों का संवहन करता चलता है। कहा जाता है कि जब नाहरगढ़ किले का निर्माण हो रहा था तो उस समय हर दिन जो निर्माण होता था वह दूसरे दिन टूटा गिरा ध्वस्त नज़र आता था। जब तांत्रिकों से इस पर राय ली गई तो बात सामने आई कि नाहर सिंह नाम का एक वीर राजपूत था जिसकी प्रेतात्मा भटकती है इस क्षेत्र में और वही इस किले के निर्माण के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है। फिर तांत्रिकों के सुझाव के अनुसार तय हुआ कि इस किले का नाम उसी मृतक नाहर सिंह के नाम पर रखा जाए और ऐसा किया गया। फिर इसके बाद निर्बाध रूप से किले का निर्माण होता रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाहरगढ़ का अपना एक विशेष इतिहास भी है और इसकी खूबसूरती भी है, इसका पुरातन भी है। जयपुर शहर का यह एक मशहूर किला है जो लोगों के बीच पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी लोकप्रिय है। इस किले का निर्माण अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ आमेर किले की सुरक्षा के लिए को ध्यान में रखकर भी किया गया था। अरावली की पर्वत श्रृंखला के छोर पर आमेर की सुरक्षा इसलिए अनिवार्य थी क्योंकि उसमें राज परिवार का निवास था। यही कारण है कि राजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 में इस किले को बनवाया था। यह किला इस रूप में कुछ महत्व या कहें विशेष महत्व रखता है कि यहाँ से एक सनराइज पॉइंट भी है किले पर। हालांकि उसका रास्ता बंद कर दिया गया है, शायद इसलिए कि वहाँ से कुछ खुदकुशी या आत्महत्याओं की घटना भी सामने आ रही थी, तो उस मार्ग को अभी अवरुद्ध कर दिया गया है। तो यही हम जहाँ पर अभी खड़े हैं यह नाहरगढ़ किला का बाहरी परकोटा है, प्रवेश द्वार है। हम लोग के पास समय की कमी है क्योंकि आज ही संध्या हम लोगों को वापस दिल्ली लौटना है और इस किले में जाने के बाद 3-4 घंटे का समय तो निश्चित रूप से इसमें लगना है। इस चलते हम लोगों ने भीतर जाने का इरादा छोड़ दिया तथा बाहर से ही उसकी तस्वीरें उतारी। इस किले के स्थल से नीचे की ओर देखने पर जयपुर शहर का बड़ा ही अद्भुत नज़ारा सामने आता है क्योंकि यह काफ़ी ऊंचाई पर है। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर निर्मित यह किला है और आप देख रहे होंगे कि नीचे की तस्वीरें बयां करती हैं कि यहाँ से
वह दृश्य कितना सुंदर है। अब हम उस किले से वापस लौट रहे हैं, नाहरगढ़ किले से वापस लौट रहे हैं। काफ़ी ढलान की स्थिति में सड़कें नीचे की ओर उतर रही हैं और अगला गंतव्य हमारा जयगढ़ किला होगा, जो आज की यात्रा के दौरान का अंतिम पड़ाव होगा। यानी उसके बाद हम लोग वापस फिर जयपुर शहर लौटेंगे, वहाँ कुछ खरीदारियाँ होनी हैं, भोजन करना है और फिर वहाँ से गौर यमुना सिटी के लिए प्रस्थान करना भी है। अभी जो आगे परकोटा दिख रहा है वह हमारे गंतव्य जयगढ़ किले का ही प्राचीर है, परकोटा है, भाग है परकोटा है, जो दूर तक फैला हुआ है। करीब 3 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ यह किला। और धीरे धीरे हम अपने गंतव्य की ओर आगे निकलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब जयगढ़ का किला भी हमारे सामने है। इस का शाब्दिक अर्थ है जीत का स्थान, जीत का स्थान जयगढ़। अगर लोग हथियारों और आयुध शस्त्रों को देखने के शौकीन हों तो उनके लिए जयगढ़ एक बड़ा ही उपयुक्त जगह है, क्योंकि यह पश्चिमी राजस्थान की राजधानी जयपुर में अरावली पर्वतमाला पर चील के टीले यानी ईगल पॉइंट पहाड़ी के नाम से विख्यात है और उसी पर यह अवस्थित है। इसके बगल में ही आमेर का दुर्ग और मावटा झील भी है। इस दुर्ग का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने सन 1767 में कराया था और इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य आमेर किले के राजमहल की सुरक्षा थी। यहाँ से एक मार्ग सीधे उस राजमहल तक पहुँचता है। वापसी हमारी हो रही है। रास्ते में बीहड़ जंगल और खासकर चूँकि पहाड़ पर यहाँ कंकरीली पथरीली जगह है, इसलिए ज़्यादातर ऐसे पौधे हैं जो कम पानी लेकर भी जिंदा रह सकते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। उसी प्रकार का यह जंगल है। जगह जगह मोर भी दिखे हैं और पत्नी, बेटी, नाती ने उन मोरों को देखा है। मेरी नज़र तो नहीं पड़ी, लेकिन वे लोग बार बार उसकी तस्वीर खींचने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन मेरी नज़र में वे आ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन मोरों की तस्वीरें साझा नहीं हो पाई हैं। तो रास्ता बड़ा ही मनोरम है, घुमावदार है, लेकिन बड़ी ही सुविधाजनक सड़क है, इसलिए आने जाने वालों का तांता भी सुंदर ही लग रहा है। और दोनों तरफ जो विस्तृत जंगल हैं, वन्य प्रांत है, वह भी अपना आकर्षण मन को मोह रहा है। निश्चित रूप से ये क्षेत्र सामान्य जनजीवन के लिए कष्टप्रद हैं, क्योंकि न कायदे की ज़मीन, न कायदे के पेड़ पौधे। लेकिन राजस्थान तो मरु क्षेत्र के रूप में माना जाता है, लेकिन इस मरुस्थल के बावजूद राजस्थान ने इतिहास की अविस्मरणीय विरासतों को संजो कर रखा है। एक से एक सुंदर राजमहल, एक से एक सुंदर किले, एक से एक सुंदर जलाशय, इनका भी संरक्षण राजस्थान की भूमि ने किया है। हम निश्चित रूप से इस बीहड़ को भी स्वर्ग समान बनाने वाले का स्मरण करते हैं। और एक बात का स्मरण होना ही चाहिए कि उन राजा महाराजाओं ने
ऐसे बीहर प्रदेशों में पहाड़ की चोटियों पर ऐसी अविस्मरणीय और अकल्पनीय संरचनाएं बनाई, किले बनाए, महल बनाए, बावड़ियाँ बनाई, जलाशय बनाए। ये सब निश्चित रूप से हमारे उस अंतर्मन को आह्लादित करते हैं जो सामान्य तौर पर मैदानी भागों में देखने को नहीं मिलते। वहाँ जीवन की सुविधाएं तो हैं, खाने पीने की चीज़ों से लेकर बहुत सारे सुगम साधन हैं, उपलब्ध हैं। जीवन वहाँ आराम से कटता है। लेकिन इन बीहड़ों में, इन पहाड़ों में, इन घाटियों में, इन ऊंची जगहों में जहाँ संघर्ष ही संघर्ष है, जीने के लिए, जीवन के लिए, सुविधाओं के लिए, मूलभूत संसाधनों के लिए, उस जगह को इतना ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थान देना, इमारतें देना, यह निश्चित रूप से बड़े ही जीवट का या बड़े ही व्यय का या और बड़े ही परिश्रम का कार्य है। सामने जो चोटी दिखी है वही आमेर का दुर्ग है, जो कल हमारे ने आया था, जिसका भ्रमण हम लोगों ने किया था। हम अब शीघ्र ही जयपुर शहर में पहुंच ही जाएंगे। लेकिन यह जो पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा है, जो एकांत से तो है, लेकिन सड़क इतनी अच्छी बनी हुई है। हम कल्पना करें उन दिनों की जब सड़कें इतनी अच्छी नहीं बनी हुई थी, और आज से कोई 300 वर्ष 400 वर्ष पहले जो निर्माण हुए, बृहत निर्माण हुए, किले बने, महल बने, जलाशय और बावड़ियाँ बनी, तो इन सब के निर्माण के पीछे कितना श्रम और शक्ति और कितना व्यय हुआ होगा। हम उसी अरावली पर्वतमाला के ढलान पर जयपुर शहर की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि राजस्थान की ये विरासतें दुनिया भर के पर्यटकों को, उनकी आँखों को चकाचौंध में डाल देती हैं, आश्चर्यचकित कर देती हैं कि आखिर वे लोग कैसे थे, वे राजे रजवाड़े कैसे थे, उनका पराक्रम, उनकी दृष्टि, उनका सुरक्षा कवच इतना मजबूत कैसे बनता था। यह कोई सामान्य बात नहीं है। तो इस प्रकार इस बार जो जयपुर की यात्रा हमारी हुई, जो 11 को शुरू हुई और 12 को आज समापन की ओर बढ़ रही है, निश्चित रूप से बहुत सारी यादें अपने साथ लेकर जाएंगी। क्योंकि जयपुर गुलाबी नगर या और गुलाबी शहर के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ की जो ऐतिहासिक विरासतें हैं, किले हैं, गढ़ हैं, जलाशय हैं, जल महल है, ये सब सामान्य निर्मित नहीं है। या कहें कि सामान्य लोग और आज के दिनों में इस तरह की चीज़ों का बनना कुछ अकल्पनीय सा लगता है, या इतना व्यय साध्य और इतना मजबूत, जो 300-300 400 वर्षों तक अपना वजूद कायम रखे हुआ है, और जो आज भी विश्व के लिए आश्चर्य की वस्तु है। तो जिस जयपुर को हमने देखा, समझा, और जयपुर की जो यादें, जो तस्वीरें हमारे मन में जाएंगी, वो निश्चित रूप से आह्लादित, रोमांचित करने वाली होंगी। सामने वह झील अभी गुजरा है, इन पहाड़ियों के बीच नीचे जो झील है, जिसके बगल में वह जयपुर शहर है, और पुराना जयपुर जो आमेर की तलहटी में है, आमेर किले की तलहटी में है, वे सब जयपुर को एक अविस्मरणीय
स्थल, भ्रमण स्थल, पर्यटन स्थल निश्चित रूप से बनाते हैं, उनको स्वरूप देते हैं। कुछ विवाद के कारण कुछ गाड़ियां रुकी हुई हैं, अब हम लोग धीरे धीरे उससे आगे निकल रहे हैं। निश्चित रूप से यह अरावली की पहाड़ी अपने में इतिहास की अमोल रत्नों को, अनमोल धरोहरों को सजाकर रखे हुई है। जयगढ़ और नाहरगढ़ किला के लिए ये दिशा निर्देश है जिधर से हम अभी लौटे हैं, और अब हम शहर की ओर बढ़ेंगे। हालांकि अभी भी